नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और जनता की भारी मांग पर आखिरकार एनडी ब्रो आनंद जी उर्फ आचार्य आनंद आज मजबूती से अपना पक्ष रखने, अपनी बात कहने इस मंच पर आ चुके हैं। अब इतने दिनों ये कहाँ गायब थे वो तो हम फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ ही जान लेंगे। एकदम संक्षेप में बता दीजिए भाई, आप कहाँ गायब थे? जनता परेशान थी आपके लिए। अरे महीनों से इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं। कभी जनवरी में कटिहार वगैरह की साइड थे, फरवरी में फिर कोसी नदी के किनारे किनारे घूमते रहे। मार्च वार्च इस में बीता, अप्रैल में हम थे दिल्ली में और वापस पटना में हैं। लेकिन अब क्या है कि सोच रहे हैं कि नेट के एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो दे ही दिए जाएं, क्योंकि संस्कृत से आचार्य तक तो हम पहुंच चुके हैं। अब नेट के एग्ज़ाम में अगर 99% टाइप कुछ नहीं रहा तो लोगों को बताने में अच्छा नहीं लगता है कि भैया हम 99% वाले हैं, तो वो भी करना पड़ेगा और ना, वैसे भी करना पड़ेगा और उसके लिए। वैसे भी अगर आप उतना नहीं लाएंगे तो आपका कुछ नहीं होगा। अस्तु वो एक फिर दूसरे वीडियो और विवाद का विषय बन जाएगा। लेकिन देवियों और सज्जनों, इस बात से आप लोगों के बीच यह धारणा स्पष्ट हो जानी चाहिए कि मेरे में और एंडी ब्रो में कोई झगड़ा नहीं हुआ था, जैसा कि कई लोगों ने उसकी तरफ इशारा भी किया था। तो व्यस्त थे, घूम रहे थे। और आज की चर्चा का विषय है, आनंद भाई, दो बातें हैं, उस पर बात करेंगे। एक बार फिर से हमारे महान कुशिक्षा मंत्री आनंद प्रधान ने कारनामा कर दिखाया है। 22 लाख लगभग बच्चों के भविष्य पर उन्होंने, अब वो शब्द मैं सुबह सुबह नहीं कहना चाहता, तो मैं कालिक पोत दी है कहना चाहूंगा, लेकिन उसका सुबह की एक क्रिया से संबंध है तो उन्होंने वह कर दिया है। इसके अलावा भारत में सत्ता पक्ष के ये मंत्री महोदय ही नहीं, इस देश का विपक्ष भी कमाल का है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अभिभावक की तरह कुछ बातें साझा की तो उस पर मवाद निकलने लगा, तथाकथित बुद्धिजीवियों का, पक्षकारों का, कि अपने क्यों नहीं जाते हैं। मतलब देश का प्रधानमंत्री अब विदेश यात्राएं भी इनसे पूछ के, इनके पिताजी से पूछ के करेगा। वो खुद अपने कॉन्क्लेव को, या वो जो कहते हैं गाड़ियों के बेड़े की संख्या कम क्यों नहीं करते। मतलब देश के प्रधानमंत्री को जब इतनी सुरक्षा दी जाती है और वो कई बार उस सुरक्षा घेरे को तोड़ते हैं, तो भी इनके पिताजी और अब्बा हुजूरों से पूछ के वो गाड़ी बढ़ाएंगे या कटाएंगे। सबसे मजेदार ये कि उन्होंने कोई कानून नहीं बनाए, कोई चीजें नहीं की, लेकिन इन लोगों का दर्द है कि बढ़ता ही जाता है, इन लोगों का दर्द है कि कम नहीं होता। इन दोनों चीजों पर शुरू करेंगे। लेकिन पहले श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी की कारगुजारियां, पिछले बार जो उन्होंने सुबह की क्रिया की थी तो बड़ी मुश्किल से बात समझी। हालांकि आज भी स्वर्ण रजत मवाद वैसे ही बाहर यूजीसी के मामले में जो उन्होंने किया, और एक बार फिर से पूरे धूमधाम के साथ उन्होंने नीट परीक्षा के पूरी असफलता का जिम्मा अपने ऊपर नहीं लिया है, लेकिन ये सारा कुछ हम लोग जानते हैं। 600 नंबर के सवाल खुलेआम मार्केट में बिक रहे थे। यहीं से शुरू करते हैं जी। जी, इस मामले में मुझे सबसे पहले तो वो अजीत भारती का पुराना वीडियो याद आ जाता है, जिसमें उन्होंने बड़े ही विस्तार से बताया था कि धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ क्या किया जाना चाहिए। तो मेरी उससे बड़ी सहमति थी, बस थोड़ा-सा अंतर उनकी बात और मेरी बात में ये था कि वो कह रहे थे कि मोदी जी खुद ही कर दें या क्या कर दें। मेरा कहना था कि अगर युवाओं को बुलाया जाता, तो पार्टी में कई युवा थे, कई समर्थक भी युवा हैं, वो लोग करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। मतलब मोदी जी इस उम्र में ऐसी हरकत करेंगे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जस्ट कल्पना कीजिए कुछ युवाओं को बुला रखा गया है, कोई मजबूत टिकाऊ सा युवा आ गया है और धर्मेंद्र प्रधान जी यानी कि हमारे मंत्री जी जो हैं उनको दरवाजे पे खड़ा करके और उनके अंग विशेष पर लात जड़ के उन्हें बाहर निकाला जाए। इसके अलावा और कोई विकल्प बचता नहीं है। क्या है कि अगर आप देखेंगे तो शुरुआत से जिस आदमी का जो काम है वो काम छोड़ करके वो बाकी सारे काम अगर करने लगे तो इस तरह के नतीजे तो होने ही हैं। तो इसमें क्या हुआ, अभी जो हम लोगों ने देखा उसमें हुआ ये है कि वो बाकी सारे काम कर रहे थे, लेकिन मुख्य काम जो उनका शिक्षा व्यवस्था को देखना था उसको उन्होंने अनदेखा कर रखा है।
2021 के दौर से अगर हम लोग देख लें तो सिर्फ नीट परीक्षाओं में 3 बार धांधलियों की शिकायत आई है। एक बार में जो है ना, अभी तक जांच का मामला जो है वो स्पष्ट नहीं हुआ है, कहा नहीं गया है अभी तक साफ साफ कि जांच के बाद कि सचमुच धांधली हुई थी या नहीं हुई थी। एक बार के लिए सीबीआई जांच जो है उसके बाद कहा गया है कि 155 छात्रों को फायदा पहुंचाया गया। ये जो मामला अभी हम लोग देख रहे हैं ये दूसरी बार का मामला है। दूसरी बार का मामला है। इस मामले में भी पहले ये समझ लीजिए कि परीक्षाएं सेट कैसे होती हैं। 7 दिन 8 दिन पहले तक किसी को पता नहीं होता कि कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। बिल्कुल जो लास्ट मोमेंट होता है, बिल्कुल अंतिम समय में ये पेपर सेट होता है और उसके बाद वो पेपर निकाला जाता है प्रिंट होकर के, और बिल्कुल उसी सुबह समझ लीजिए कि प्रिंट हुआ रहता है, मतलब थोड़े ही घंटे पहले प्रिंट होकर के, और उसके बाद उसकी परीक्षा ली जाती है और ये प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। और लीक कितने अच्छे तरीके से होता है, जो लीक हुए प्रश्न पत्र के फोटोग्राफ्स, वीडियो दैनिक भास्कर से लेकर के तमाम चैनल्स पे दिखाई दिए, वो कोई प्रिंटेड या फिर टाइप रिटन नहीं है, वो हाथ से लिखे गए हैं। मतलब आराम से बैठ करके कोई उसकी कॉपी से कागज कलम से उतार रहा था और वो कागज की शीट लेकर के वो बाहर चला आया, फिर उसकी फोटो खींच करके लोगों को बांटी गई। कितना मजेदार तरीका है। मतलब निकम्मेपन और नाकारापन का इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता। तो ये मंत्री जी जो हैं इनसे कुछ नहीं हो पा रहा है, और ये कोई इकलौते मंत्री नहीं है भाजपा के शिक्षा मंत्री जिनसे काम नहीं हो पा रहा। भाजपा के पास पिछले 10-15 वर्ष अगर हम लोग देख लें, पिछले मतलब 2014 से हम लोग देख लें, तो 2014 से अब तक लगातार ऐसे एक से एक धुरंधर मंत्रियों को विभागों में बिठाने की और उनसे काम करवाने की कोशिश करने की भाजपा कोशिश कर चुकी है। सभी के सभी ऐसे ही रहे हैं भाजपा में। मतलब जो पिछला वाला था ना, जो पुराने ज़माने में होता था ना, जैसे आपने देखा होगा कई बार सेकुलर लिबरल लोग जो करते हैं तो उसमें कहते हैं ना कि जब तक वाजपेयी जी थे तब तक वाजपेयी जी बड़े बुरे होते थे। वाजपेयी जी के बाद लोगों को लगने लगा कि भाई आडवाणी कहीं आ गए तो ये तो बड़ा खराब हो जाएगा। अब मोदी जी आ गए हैं तो मोदी जी की तुलना में वाजपेयी जी जो है वो गलत पार्टी में एक सही व्यक्ति लगने लगा है। मोदी के बाद जो आएंगे उसकी तुलना में अब तो मोदी जीवा भी वही लगने लगा है, क्योंकि योगी जीवा की चर्चा हो रही है। हाँ, तो अब मोदी जी देवता लगने लगे हैं। तो बिल्कुल वैसा ही हम लोगों के साथ ये जो भाजपा के शिक्षा मंत्री होते हैं ना, उनके मामले में होता है। पिछला वाला शिक्षा मंत्री लगता है ना कि यार इससे बेहतर तो वही था। तो चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो जावड़ेकर जी हो, ये लोग अब लग रहा है कि यार इससे बेहतर, इस प्रधान से बेहतर तो वही लोग थे। तो ऐसा ये हिंदुत्ववादियों को लगने लगा है। 1 मिनट, तो हम लोग भी लिबरल हुए जा रहे हैं कि नहीं हुए जा रहे हैं, इस पे शक होने लगा है। 1 मिनट, वैसे आपने तमाम मंत्रियों को लपेट दिया, लेकिन 2-3 मंत्री तो मैं अभी वैसे आपको गिना दूंगा जो अपनी उम्मीदों से बढ़ के, हमारी आपकी उम्मीदों से बढ़ के काम कर रहे हैं। भाई आप एस जयशंकर को गाली नहीं दे सकते हैं, आप गडकरी साहब को गाली नहीं दे सकते हैं। अब भले गडकरी को भी एथेनॉल के चक्कर में लपेट लिया जाता है, आप निर्मला ताई को भी इस बुरे वक्त में जब पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं या जो कुछ भी, तो आप नहीं कर सकते हैं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप इस बात से असहमत होना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं, वो आप विभाग बदल ले रहे हैं। आप शिक्षा विभाग पे ही रहिए ना। जावड़ेकर साहब की बात करते हैं, स्मृति नहीं, जावड़ेकर तो ये ऐसे थे जो का तो वो डायलॉग आपको बहुत पसंद है। वो संसद में उन्होंने बोला था, हाँ, तो कम्युनिस्टों को भी रखते हैं जी, जी, हम तो बड़े भले लोग हैं जी। उन्होंने तो केवल डायलॉग दिया था सर, और जावड़ेकर साहब तो काना आयोग की किताब का विमोचन नहीं करते थे। आजकल कहाँ है पता नहीं, वो किसी हाशिए पर भी नहीं है, मतलब विलुप्त हैं। लेकिन विलुप्त तो कई हुए। विलुप्त तो एक जो वो क्या कहते हैं संसद में दिखते थे वो सभापति के रूप में आसीन, वो भी आजकल विलुप्त चल रहे हैं। मतलब बिल्कुल, लेकिन नाम हमें याद नहीं है, नाम अब मतलब इतना गायब किया गया उन्हें। मतलब हमें तो याद आ गया कि एक किताब आती थी, द वैनिसिंग कॉमिसार। ये स्टालिन के ज़माने की किताब है, मतलब स्टालिन के ज़माने के ऊपर लिखी गई किताब है। इसमें पहली तस्वीर जो होती है ना, उसमें स्टालिन के साथ 3-4 लोगों को दिखाया जाता है। फिर जो है उसमें से एक आदमी गायब हो जाता है। अच्छा, ये ज़माना फोटोशॉप का नहीं था। फोटोशॉप नहीं होने के बावजूद
कितनी मेहनत से उस तस्वीर में से एक एक आदमी करके एक एक आदमी को गायब किया गया होगा, ये बड़ी ही मजेदार चीज है। तो जैसे उस जमाने में होता था वैसे ही हम लोग शिक्षा मंत्रियों के साथ करें क्या? पहले एक शिक्षा मंत्री जो है वो मोदी जी के बड़े करीबी माने जाते थे। लिबरल लोगों को बड़ा मजा आता था उनका नाम मोदी जी के साथ लेने में। स्मृति ईरानी जी का आप लोगों को याद होगा, जी। जिन लोगों को न्यूज वगैरह देखने का शौक रहा है, सोशल हालांकि मीडिया अभी देखने का शौक रहा है, तो हालांकि उनको तो अभी जरूर याद बंगाल, होगा। एंडी ब्रो, बंगाल चुनाव में ये भी भाई लोगों ने, लिबरल्स ने और लिब्रांडुओं ने ये भी चला दिया कि मोदी ने किया इग्नोर, शाही इग्नोर, स्मृति ईरानी को नहीं दी ग्रीटिंग और ऐसे नहीं जोड़ा हाथ। खैर, वापस आते हैं मसले पर। दर्शकों देखिए, ये बड़ी अद्भुत बात है। करीबन 22-23 लाख बच्चे बच्चियां नीट की परीक्षा देते हैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट। उसमें से मान लीजिए कि आधे बच्चे भी तैयारी करके देते हैं, बाकी तो खैर चलिए माँ बाप को ठगने वाले होते हैं कि हाँ हम कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो फिर भी 12-15 लाख। अच्छा, ये जो परीक्षाएं रद्द होती हैं तो सरकार को कम से कम इतना तो कर ही देना चाहिए कि भाई ये रद्द हुई परीक्षा, तो अब हम तुमसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेंगे, वही जो तुमने फॉर्म भरा था उसकी कटिंग दिखाओ और तुम फिर से परीक्षा दो। अब अभी क्या होता है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी उस सिस्टम से बाहर हूं। मेरे ख्याल से ये फिर परीक्षा लेते हैं, और ये जो करोड़ों रुपए आप फीस के तौर पर लेते हैं उसका क्या होता है? आप ये बार बार ये चमत्कार कैसे होता है भाई? आपने प्रेस बदल दिया, आपने सब कुछ बदल दिया। आप एक परीक्षा, मतलब पहले होता था कि भाई बिहार की कोई परीक्षा ढंग से नहीं होगी, लेकिन लोगों का यूपीएससी पर भरोसा होता था। अब आपका एनटीए ही डूब गया है, हर एक परीक्षा में आप ये कर रहे हैं। तो आनंद भाई ने जो कहा वही होना चाहिए। कम से कम प्रधान सेवक जी, अगर हमारी रीच तो बहुत कम है, लेकिन अगर कोई आपका चेला चाटुकार इसको सुन रहा हो तो पहुंचा दे। कम से कम प्रधानमंत्री साहब, आप इनको तो हटा ही दीजिए यार, बहुत हो गया। दूसरे लोग, जावड़ेकर अब हमको देवता दिखने लगे हैं भाई। इससे बड़ी बड़ी मतलब गलती और क्या होगी हम लोगों के लिए कि जावड़ेकर को हम लोग देवता मान रहे हैं। इनको हटाइए, इनको पेट्रोल वेट्रोल ही दे दीजिए, पीने दीजिए इनको। अगर आपका एजेंडा इनको रखना ही है कि एकदम आप दुखी हो जा रहे हैं कि भाई प्रधान साहब को रखना ही है। लेकिन इससे पहले कि दर्शकों आप मुझे गाली देना शुरू करें कमेंट में कि एंडी ब्रो को लाके भी आप लगातार आप ही बोले जा रहे हैं, तो मैं अब वार्ता के दूसरे चरण पर चलता हूं। 6 या 7 अपील की आनंद भाई प्रधानमंत्री ने, कहा कि थोड़ी बचत करनी चाहिए, थोड़ा सोना खरीदना चाहिए। तो जो लोग अमूमन कल तक ये कह रहे थे कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे चुनाव के बाद, जो कल तक खाने के बिना मरे जा रहे थे, जो याद दिला रहे थे कि देश में 80 करोड़ लोग, अचानक से वो लोग सब के सब सोना खरीदने के लिए बावले हुए जा रहे हैं। सब के सब विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग ही करेंगे, विदेश ही जाएंगे, जबकि भले वो सहरसा से उठ के पूर्णिया तक न गए हों या दरभंगा से उठ के मधुबनी तक न गए। मैं बिहार के उदाहरण इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल बिहार मेरा सेंटर है। ये कौन सी बवासीर है जो भारत के विपक्षी नेताओं का, तथा कथित बुद्धिजीवियों और ऐसे तमाम लोगों में जो खुद को लिबरल, सेकुलर और पता नहीं क्या क्या मनोरोग से ग्रस्त बताते हैं, ये क्या है? इसमें देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये वैसा नहीं है जैसा दोनों पक्षों से अति होती है। तो पहले तो सिर्फ लिबरल जमात वाले जो थे वो अति कर रहे थे, अब जो हिंदुत्ववादी पक्ष के लोग हैं वो लोग भी अति कर रहे हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। होता क्या है कि आप गौर कीजिए कि मोदी जब आह्वान करते हैं, वो जब बोलते हैं कि भैया थाली बजाओ, तो कोरोना काल में हर घर में थाली बजने लगती है। मतलब कथित रूप से जो सेकुलर लिबरल लोग थे वो भी वीडियो बना करके और इंस्टाग्राम पे थाली बजाते हुए नजर आते हैं। तो ये 5 साल में अचानक क्या हो गया? कैसे ऐसा हो गया कि 5 साल में अब लोग मानने को या सुनने को तैयार ही नहीं है? तो थोड़ा सा आंखें अगर खोल करके देखा जाए, आसपास देखा जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब कथनी और करनी में अंतर होता है
तो व्यक्ति के बात में उतना दम नहीं रह जाता। इसको ऐसे समझ लीजिए कि नेहरू जी ने एक भाषण दिया था। अब नेहरू जी ने भाषण दिया था फ्रीडम एट मिडनाइट, 1947 में उन्होंने दिया था। वो भाषण अगर हम अंग्रेजी का याद कर लें और उठ करके हम चौराहे पे जाकर के खड़े होकर के देने लगे, तो नेहरू वाला किरदार तो मेरा है नहीं। नेहरू का चरित्र जो था, नेहरू वाला चरित्र मेरा है नहीं। तो नेहरू को जो समर्थन मिला था उस वाले भाषण पर, वो समर्थन मुझे कभी नहीं मिलने वाला। तो वही चीज यहाँ पे होती है। अब मोदी जी कह तो रहे हैं कि भाई पेट्रोल का खर्चा कम करो, आप गाड़ियों से अगर निकल रहे हैं तो स्कूटी चला लीजिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश का एक साधारण सा मामूली सा जो क्या कहते हैं टेक्स्ट बुक कमेटी कोई होती है, कोई टेक्स्ट बुक समिति होती है, उसकी समिति का जो शपथ ग्रहण होता है, उसमें जब वो नेताजी, छोटे मोटे नेताजी, कोई मंत्री वगैरह भी नहीं है, वो जब पहुंचते हैं तो दिखता है कि 300 गाड़ियों का काफिला है। ऐसे ही एक लोधी जी हैं, लोधी जी एमएलए हैं, वहाँ एमपी से ही हैं ये भी, और लोधी साहब जो है इनके सुपुत्र पर कई मतलब आरोप भी रहे हैं, अभियोग भी रहे हैं कि भाई ये बड़े दुराचारी किस्म के व्यक्ति हैं, और इनकी गाड़ियों का काफिला निकलता है, 300 गाड़ियां उसमें नजर आती हैं। तो भाई जब आपका जो ऊपर का लेवल है वहां से कुछ और संदेश दिया जा रहा है, और भाजपा के ही नीचे के जो नेता हैं, भाजपा के जो छोटे नेता या कह लीजिए छुटभैये नेता है, वो जब एक भी बात मान ही नहीं रहे हैं, तो आप जनता से मान लेने की अपेक्षा कैसे रख सकते हैं? लेकिन एंडी ब्रो, क्योंकि मजे की बात है, तुलना जैसे ही होगी तो आपने आदत डाली है लोगों को तुलना करने की, हर चीज की तुलना नेहरू से करने की आदत तो आपने डाली है कि नेहरू युग में ऐसा होता था। तो तुरंत आदमी जो है वो शास्त्री, जो कि नेहरू से थोड़ा पहले के थे, अभी के समय से अगर हम लोग नोट करना शुरू करें तो शास्त्री जी से तो तुरंत तुलना हो जाएगी। शास्त्री जी ने भी ऐसा आह्वान किया था कि भाई एक समय का भोजन छोड़ दो, तो वो खुद भी एक समय का भोजन छोड़ के बैठे थे। लेकिन तो ये तुलना जैसे ही होगी तो आम आदमी को ये समझाना कि बात को मान लो, तो कई लोग मानेंगे। इसमें एंडी ब्रो, मतलब वही मैं कह रहा हूं कि आम जनता तो अभी भी प्रधान सेवक जी के साथ दिखती है, और आम जनता तो जवाब दे रही है। ये देखिए, ये कहीं और नहीं, ये आम जनता निकाल के रही है, और ये कोई अपील नहीं है, ये तानाशाह इंदिरा का बाकायदा फरमान था। और आपको मैं बताऊं, इस तस्वीर में एक मजेदार चीज बता दें, हिंदू ने इनकार कर दिया है कि ये तस्वीर उनकी है। हिंदू वाले जो है, द हिंदू ग्रुप वाले, वो लोग कह रहे हैं कि ये तस्वीर हमारी है ही नहीं। आप छोड़ दीजिए, हिंदू को हटा देते हैं, चलिए मान लिया कि फोटोशॉप कर दिया, लेकिन उस गोल्ड लॉ के बारे में क्या कहेंगे जो इंदिरा के समय चलता रहा? असली पप्पू राजीव गांधी तक को याद नहीं कि ऐसा है। 67 से लेकर 89 तक सोना खरीदने पर कड़े कानून थे, ये किसी को पता है क्या? और वो किसने हटाया? वीपी सिंह ने हटाया साहब वो कानून। एक मिनट, मैं केवल 2-3 बातें रखना चाहता हूं। फडणवीस सरकार ने ये तय कर दिया कि भाई केवल जमीन पर दिखे, केवल हवाई योजना ना हो, तो अब कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर अगर विदेश यात्रा करेगा या प्लेन से जाएगा तो उसको फडणवीस की नियुक्ति लेनी होगी। इसके अलावा कैबिनेट की मीटिंग अगर बहुत जरूरी नहीं होगी तो ऑनलाइन कर देंगे। ऐसे 5-6 उपाय महाराष्ट्र सरकार ने किए। राजस्थान से ये खबर आ रही है कि वहां की सरकार ने भी किया। बंगाल में अभी 4 दिन 5 दिन सरकार बने हुआ है, लेकिन वहां की सरकार ने भी किया है। लेकिन प्रधान सेवक जी जैसे एक धर्मेंद्र प्रधान जी आकर आपके पूरे किए पर लीप देते हैं, वैसे ही एंडी ब्रो ने जो 2-3 नाम बताए वो पूरे पर लीप देते हैं। और देखिए, आपकी परीक्षा तो 2 से चल रही है साहब, और हर एक व्यक्ति कैमरा लेकर आपके साथ है। और ये देखिए, इस छोटे भैये, इस लुच्चे की औकात, मतलब ये विषधर, ये भी ज्ञान दे रहा है। मतलब इस पर तो मैं हंसते हंसते पागल हो जाऊंगा कि नाकामी के सबूत हैं। अबे तुम्हारी माँ जब प्रधानमंत्री थी इस देश की तो क्या क्या होता था ये हम सबको याद है, हमारी स्मृति नहीं गई है, हम मतिभ्रम के शिकार नहीं है। तो एंडी ब्रो,
ये 2-3 बातें कही, आपने जो बातें बताई। अब चलिए इस बातचीत को कंक्लूजन की तरफ ले चलते हैं जी। तो कंक्लूजन की तरफ ले जाना है तो कंक्लूजन की तरफ यही होता है कि जैसे ही 1-2-4 व्यक्ति भी आपको ऐसा उल्टा करता हुआ दिखे, वैसे ही सरकार की जो मोदी जी की जो सारी डिमांड्स हैं उसमें से कोई भी नाजायज डिमांड नहीं है, एक भी नहीं। मतलब सिंपल सा अगर हम लोग वो जो खाने में तेल कम करने की बात कर रहे हैं ना, उसको ले लें तो खाने में तेल कम करने पर हम लगातार ये कहते रहे हैं कि जो विदेशों से पाम ऑयल आता है वो कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। पाम ऑयल मिलाया जाता है, आप जो सरसों का तेल खाते हैं वो कोई सरसों का तेल नहीं है, वो पाम ऑयल मिलाया हुआ है, उसकी बोतल पे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं। तो खाने के तेल में कमी की जानी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल है उसमें बिहार सबसे अग्रणी राज्यों में से एक है। एक बार अगर समाचार में आप सर्च करके देख लें कि रासायनिक खादों का कैसे इस्तेमाल हो रहा है खेतों में, तो वो आपको दिख जाएगा। बिहार के नहीं, भारत के हर राज्य में ऐसा दिख जाएगा। भटिंडा से एक ट्रेन गुजर रही होती है, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर एक्सप्रेस पड़ गया है। तो पंजाब से कैंसर एक्सप्रेस ट्रेन निकल रही होती है। क्यों निकल रही होती है? क्योंकि वहाँ रासायनिक खादों का इस्तेमाल इतना ज़्यादा हुआ, इतना अधिक हुआ कि उस खाद से वो किसान ही बीमार पड़ना शुरू हो चुका है। तो कैंसर एक्सप्रेस भी आसानी से गूगल सर्च करके देखा जा सकता है। तो मोदी जी जब कहते हैं कि भाई रासायनिक खादों का प्रयोग जरा कम कीजिए, थोड़ा कम कीजिए, तो वो कोई गलत बात इसमें भी नहीं कह रहे होते। ये बातें जो है, ये बातें 100% सही बातें हैं, कोई अवांछित बिल्कुल अजीब किस्म की बातें नहीं है ये। लेकिन समस्या क्या है? समस्या अब भी वही है। जब आप कहेंगे कि विदेश यात्रा मत करो और आपके आईएएस अफसर जो हैं वो एजुकेशनल टूर के नाम पर विदेश जाते दिखेंगे, आपके मंत्री विधायक जो हैं वो एजुकेशनल टूर के नाम पर, सीखने के नाम पर विदेश यात्रा करते दिखेंगे। कहाँ की ये विदेश यात्रा करते हैं? तो भाई सिंगापुर पहुंचे हुए होते हैं। और ये कोई कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का जो मुख्यमंत्री था, मंत्री था, वो नहीं कर रहा होता। ये कर कौन रहा होता है? तो ये भाजपा वाले कर रहे होते हैं। तो ये स्थिति बड़ी ही विचित्र सी हो जाती है। 2013 में बिल्कुल यही बातें, सोना न खरीदने की बातें जो है वो मनमोहन सिंह और उस समय चिदम्बरम वगैरह हुआ करते थे, वो लोग कर चुके हैं। और उस समय मोदी जी पक्का वही कह रहे थे जो अभी हम कह रहे हैं। आपको यकीन ना हो तो वो वीडियो हम आपको भेज देंगे, आप लगा दीजिएगा साथ में। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है जब आपका मतलब जो ऊपर का टॉप लेवल हो वो कुछ और कह रहा हो और नीचे का लेवल जो है पार्टी का वो कर कुछ और रहा हो। तो कथनी और करनी में जैसे ही अंतर हो जाता है तो ये गालियां तो पड़ेंगी, इससे आप बच नहीं सकते। और दूसरी बड़ी चीज ये भी है ना कि जब से ये यूजीसी वाला मुद्दा आया है इसका प्रभाव इतना व्यापक रहा कि जो समर्थक वर्ग है उसने चुप्पी साध ली है। तो अधिकतर लोग जो है वो जानते हुए भी कि सही क्या है और गलत क्या है, वो कहते हैं हटाओ यार, हमें क्या लेना। तो ये जो समर्थन गायब हुआ है, समस्या उसकी वजह से है। तो वापस ये समर्थन कैसे हासिल किया जाए इसको देखना चाहिए। और ये जो यूजीसी वाला मुद्दा था इसके लिए भी प्रधान साहब ही जिम्मेदार हैं, कोई बाहर का व्यक्ति तो जिम्मेदार है नहीं। हमें तो सबसे ज़्यादा तसल्ली ये देख करके हुई थी कि कम से कम इस बार जो पेपर लीक हुए हैं उसमें सिकर और चूरू इन सब जगहों के नाम आ रहे हैं, कम से कम बिहार के नाम नहीं आ रहे हैं, रंजीत डाउन का नाम नहीं निकल करके आया है। हमें सबसे ज़्यादा तसल्ली इसी बात से हुई, वरना भाजपा के जो समर्थक वर्ग हैं जो बिहार के बाहर रहते हैं वो तो सबसे पहले बिहारियों को गाली देना शुरू करते हैं। अब आप एक और वीडियो का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, वो फिर हम बनाएंगे। लेकिन दर्शकों श्रोताओं, यह सचमुच गंभीर विषय है कि जब आप कहते हैं, हालांकि मैं एंडी ब्रो की इस बात से सहमत नहीं हूं कि आपका समर्थन छींचता है। आम जन अभी भी अगर प्रधानमंत्री अपील करेंगे तो ताली और थाली बजाएगा ही, इसलिए भी नहीं कि उसे प्रधानमंत्री में बहुत श्रद्धा है। श्रद्धा है, हो सकती है, होगी, लेकिन उसे इन विपक्षियों के दोगलेपन से बहुत चिढ़ है, इसलिए भी वो करता है। प्रॉब्लम ये है, असली कारण ये है, असली कारण ये है, असली कारण ये है कि अगर देखिए ये जो राहुल गांधी का जो ट्वीट आपने दिखाया, अगर राहुल गांधी सिर्फ मुंह बंद किए बैठे रहते ना तो मोदी जी के इस बात पर जनता जो है बहुत छिछालेदर करती उनकी।
लेकिन अब चूंकि राहुल गांधी ने बोल दिया है, तो जो लोग नहीं भी बोल रहे थे, जो लोग समर्थन में नहीं थे, वो लोग भी अब बोलने वो भी आएंगे। और समर्थन में आ जाएंगे जी। वो कांग्रेस से नफरत इतनी ज्यादा है कि भाई ये होगा। तो ये जो बी टीम की तरह राहुल गांधी बिहेव करते हैं, या असदुद्दीन ओवैसी जो भाजपा की बी टीम है उसकी तरह बिहेव करते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है। तो ये अब हम लोग को फिर से देखने को मिलेगा। और असली मुद्दा, यानी कि नीट के छात्रों के साथ जो हुआ, वो मुद्दा जो है वो फिर कहीं हाशिए पर चला जाएगा। छात्र ही तो है बेचारे, दो नहीं, चार लाठी उसको खा गए तो क्या। हाशिए पर नहीं जाने देना है। और आपने एनआईए को जांच दी, वो जांच कैसे होती है, क्या होती है, उससे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। सीधी बात है कि जल्द से जल्द कदाचार मुक्त परीक्षा आप आयोजित करवाएं, और इन बच्चों से जिन्होंने एक बार फीस भर दी है, दोबारा आप फीस न लें। प्रधान सेवक जी, इतनी बात तो आपको रखनी ही चाहिए। और अंतिम बात चलते चलते मैं आपको बता दूं, जो बात आनंद जी ने कही दर्शकों, कि आप ऊपर से जब दिखता है, और सबसे पहले जब आपके नौकरशाह इतने निर्लज्ज, नीच और पतित हैं कि अपनी पत्नी के लिए एक गाड़ी रखते हैं, क्योंकि उसकी पत्नी को जिम जाना है, उसके 11 साल के लौंडे को जिम जाना है, उसके लिए एक अलग गाड़ी होती है। और ये पटना में, दिल्ली में, कहीं भी जाइए होगा। अभी बिहार का एक आईएएस है नीलेश रामचंद्र देवरे, वह मूल रूप से महाराष्ट्र का है, एमबीबीएस डॉक्टर है, लेकिन वह अभी एक प्राइवेट जेट से, जिसे डसॉ फाल्कन कहते हैं, 20 लाख रुपए में भाई दिल्ली से पटना आया है। और जब विधानसभा में यह मामला उठा, फिर से वही बात कि उठाया किसने, आरजेडी वाले ने। तो जनता की सहानुभूति वैसे ही खत्म हो गई कि ये आरजेडी वाले भी बोल रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि आरजेडी हो या कांग्रेस हो या कोई भी विपक्षी, जनता उनके कुकर्मों की इतनी लंबी लिस्ट लेके बैठी है कि उनको बोलने से ही चिढ़ होती है। और वो जानते हैं विधानसभा में भाजपाई मंत्री ने क्या कहकर जवाब दिया कि दलित है तो उड़ भी नहीं सकता क्या। वो दलित है जो 20 लाख का प्लेन लेके उड़ रहा है, चार्टर्ड जेट लेके उड़ रहा है। हमेशा की तरह आपको दर्शकों एक सवाल के साथ छोड़ के जा रहा हूं, इस पर सोचिएगा जरूर कि ये पहचान की राजनीति हमारे देश को कहां ले जा रही है। आनंद दिनों के बाद आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब दर्शकों की तरफ से आपसे अनुरोध है कि अपनी आवाजाही लगातार व्यालोक पर बनाए रखिए। दर्शकों, श्रोताओं, व्यालोक वाणी को आप जिस तरह अपना स्नेह और प्रेम देते रहें, प्लीज देते रहिए। आपके स्नेह की वर्षा में भीगना हमें बड़ा अच्छा लगता है। एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय श्री राम।